हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। नैना किरोड़ीवाल मर्डर केस साल 2016 में यूपी के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई 2016। यूपी पुलिस ने पूरे मामले को एक ऑनर किलिंग का मामला समझा था। इसकी जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा सच क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल थ्रिल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में सबसे अहम किरदार 6 लोग थे। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना और उनका बेटा शुभम, रितेश कटिहार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की नहर में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास होता है। देखते ही देखते वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर इस लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उस इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस नहर में से उस शव को निकलवाया। वहीं पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया कि इस शव को इसी कार में लाया गया होगा। इसीलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कार से उन्हें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर था उससे यूपी पुलिस ने पता लगाया कि वो कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। पर जब यूपी पुलिस दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहाँ गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई जो 21 साल की थी और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग का मामला समझा और समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी होगी। यूपी पुलिस ने इस मामले की जो भी तफ्तीश की उसमें पुलिस के हाथों ज्यादा कुछ नहीं लगा। पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो इसे एक ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वाले उसकी हत्या करने के बाद कहीं फरार हो गए हैं। पुलिस की सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह केस पूरी तरीके से ऑनर किलिंग का था और इसको बंद कर दिया गया था। यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताकर केस को क्लोज कर दिया। तो उस वक्त हत्यारों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा क्योंकि चार लोगों के मौत के घाट उतारने के बाद वो ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कभी न कभी पकड़ा जाता ही है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ था। 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं था, बल्कि परिवार के चारों सदस्यों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। दरअसल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन इसी केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरे मामले को पलट कर ही रख दिया था। इस दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया और उस वजह से ही कातिलों का भांडाफोड़ हो गया। आप यह सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सकी। तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार थे, लेकिन इनके अलावा 2 नाम और सामने आए। इस केस में वो थे मनोज बावला और सोनू।
मनोज ही वो कड़ी बना जिसकी वजह से इस केस को रीओपन किया गया था। पुलिस ने इसको बंद तो कर दिया था, लेकिन अनजाने में ही मनोज बावला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने शेखी मारते हुए कहा था कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। यह बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि बस अभी प्रकाश फैमिली के हत्यारों को क्राइम पुलिस धर दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। जब पुलिस मामले की तहकीकात करते हुए मनोज बावला तक पहुंची, तब तक उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पाल पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया गया, और हत्यारे का मकसद क्या था? नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर में मिली तो बाकी लोगों की लाशें कहाँ हैं? ऐसे ही बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। सबके जवाब पाने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से कड़ी पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया अख्तियार किया तो अभिषेक पाल टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल जी एक फाइनेंसियर थे। इसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनका कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शुभम भी था। पूरी फैमिली बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन तब एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस पर वेद प्रकाश भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश से 9 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश की दुकान भी किराए पर ले ली थी, तो वेद प्रकाश की मदद से रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और हर महीने रितेश कटियार लोन की किस्त और दुकान का किराया समय पर दे दिया करता था। लेकिन उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और आए दिन उसका नुकसान होने लगा था। लगातार होते घाटे की वजह से अब रितेश के लिए हर महीने लोन इंस्टॉलमेंट और दुकान का किराया देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जब रितेश ने किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने उसे प्यार से कहा और वह समय पर उसे उसका पैसा दे दिया करे। लेकिन जब रितेश कटियार के सिर पर जूं नहीं रेंगी तो उसने फिर उसके ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होने लगी। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई। लेकिन इस परेशानी का कोई भी हल नहीं था, क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था, तो ऐसे में उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। इस तरह रोज रोज की बहसबाजी से रितेश कटियार बहुत परेशान हो गया था। वह इन सबसे छुटकारा पाना चाहता था।
वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के गारंटर अभिषेक पाल पर भी पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे। वह भी परेशान हो गया था। जब किसी तरह से कोई बात बनती नहीं दिखी, तब एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि वे प्रॉब्लम का कोई बहुत अच्छा सा हल निकालेंगे। अब कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से यह मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। पर आपको यकीन नहीं आएगा कि इन दोनों के शैतानी दिमाग में ऐसा घिनौना आइडिया आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस घिनौने आइडिया के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको भी बहुत ज्यादा दुखी कर देगा और आप अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकोगी, क्योंकि यह दोनों कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने वाले थे। काफी सोचने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। हत्या की साजिश रचने में इन्होंने 2 किशोर लड़कों मनोज बावला और सोनू को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मकसद था कि वह इस परिवार के करीब आ जाए। इसमें वह कामयाब भी हो गया। जब इनको लगा कि सब कुछ इनकी योजना के हिसाब से ही हो रहा है, तो इन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी कि 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग सुबह के 11 बजे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार के टायर खराब हो गए हैं और उन्हें चेंज करवाना बहुत जरूरी है। अभिषेक ने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की शॉप पर चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर वाली दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभिषेक उनके साथ कोई खेल खेलने वाला है। चूंकि लाख लड़ाई झगड़ा सही, पर अभिषेक पर वेद प्रकाश को यकीन था, क्योंकि उनकी दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उनकी और उनके परिवार की जान चली गई। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारी आस्तीन का ही सांप बन जाते हैं। इसलिए दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो अपने घर से निकलकर वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि तभी मौका देखकर हथियारों ने क्लच वायर लेकर उनका गला घोटना शुरू कर दिया। प्रकाश पूरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे। जब उनका शरीर ठंडा हो गया तो कातिलों ने उनके शव को कार की डिग्गी में डाल दिया। अब दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कितनी चालाकी के साथ वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब इन दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना और बेटा शुभम पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वह अभिषेक के साथ घर से बाहर निकले थे। इसी डर की वजह से इन दोनों ने फिर फैसला किया कि पूरी फैमिली को ही निपटा देते हैं और दोपहर को 2 बजे इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और कहा कि तुम्हारी कार के टायर सही हो गए हैं, तुम आकर एक बार गाड़ी चलाकर देख लो सही है या नहीं। शुभम को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से बुलाकर उसकी हत्या भी कर सकता है, और उसकी भी हत्या ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की गई थी, यानी कि उसका मर्डर भी क्लच वायर से किया गया था। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम ने दम तोड़ दिया था। मर्डर करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी बॉडी को भी पीछे डिग्गी में रख दिया, जहां पर पहले से ही वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बॉडी रखी हुई थी। दोनों बाप बेटे का काम तमाम करने के बाद अब इन दरिंदों ने अगला निशाना वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना को बनाया था। शाम हो चली थी और वह दोनों उस वक्त फिर से वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंचे और वहां उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन दोनों के साथ घर से निकल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उनके पति
और बेटे का तो पहले से ही कत्ल कर दिया गया है और अब उनकी बारी है। साधना को मारने के लिए भी उन्होंने उसी क्लच वायर का इस्तेमाल किया जिससे प्रकाश और शुभम को ठिकाने लगाया था। अब केवल नैना बची थी। तो रात 9 बजे के करीब दोनों आरोपी वेद प्रकाश के घर फिर से जाते हैं और नैना को एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने उनकी मां साधना को सुनाई थी। नैना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में नैना की भी क्लच वायर से गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला दिया गया था और हत्यारों को अपने किए पर ना तो कोई शर्म थी और ना ही कोई दुख और ना तो वो इंसान कहलाने के लायक थे। वह अपने किए हुए कांड के बारे में अफसोस तो तब करते जब उनके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत होती। जब उन्होंने पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया तो उसके बाद भी उस कार को लेकर के एक स्कूल में गए जो सुनसान था और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। चारों लोगों के शव को वहीं पर रख दिया गया। इसके बाद वो लोग वापस आ गए और जब अगली रात हुई तब एक बार फिर से वो चारों उसी स्कूल में गए और उन्होंने सभी लाशों को एक मेट में लपेटा और एक बार फिर से कार की डिग्गी में रख दिया। इस बार कार वेद प्रकाश की थी या वही सेंट्रो कार थी जो हापुड़ की नहर के पास मिली थी। हत्यारे बहुत ही चालाकी से अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को भी इस हत्याकांड की भनक तक न लगे और इसीलिए उन्होंने उन शवों के ऊपर परफ्यूम से भरी हुई पूरी बोतल छिड़क दी ताकि किसी को बदबू ना जा सके। सारा काम करने के बाद हत्यारे सेंट्रो कार को लेकर यूपी के हापुड़ तक पहुंच गए। वहां पर अपर गंगा कैनाल में चारों लाशों को डाल दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश को नहर में देखा और फिर पुलिस को बुलाया। बाकी 3 लोगों के शव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस हत्याकांड की वजह से रितेश ने डिप्रेशन और गिल्ट में आकर 2017 में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और बावला भी दुर्घटना में मारा गया था। दिल्ली क्राइम पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक